नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो 100 + 100 वाट RMS स्टीरियो एम्पलीफायर पर है जो क्लास AB टोपोलॉजी पर बना है। इसे मैंने 4 ओम और 8 ओम दोनों तरह के लोड के लिए बनाया है। आज का यह सर्किट क्योंकि कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, इसलिए पिछले 2000 वाट की तरह मैंने इसमें प्रोटेक्शन सर्किट नहीं लगाए हैं। दिखने में यह सर्किट जितना सिंपल है उतना ही अधिक रिलायबल भी है। इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसी अन्य अच्छे सर्किट से अधिक फ्लैट है। किसी भी एक सर्किट को 100 वाट से 2500 वाट तक काम करने के लिए तैयार करना कोई आसान नहीं है, लेकिन इस सर्किट में बहुत कम बदलाव करके यह 100 वाट से 2500 वाट तक के भारी अंतर को ठीक से संभाल पाया है। यह है इस पूरे एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। यहाँ इनपुट पर वॉल्यूम कंट्रोल लगाकर सिग्नल दिया गया है। इनपुट में लगा TL082 ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड में है और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम करता है। इसका गेन गुना 48.21 यानी 33.66 dB है। इसके बाद ड्राइवर स्टेज में ले गए ये दोनों ट्रांजिस्टर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ करंट लिमिटर का काम भी कर रहे हैं, जो किसी भी कंडीशन में ड्राइवर करंट को बढ़ने नहीं देते। इनके बीच लगा यह BD139 ट्रांजिस्टर बाइसिंग वोल्टेज को एडजस्ट करने के अलावा टेम्परेचर कंपनसेशन का काम भी करता है। प्रीसेट से आप पावर ट्रांसफर के लिए बायस वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, जो यहाँ BD139 के कलेक्टर से एमिटर के बीच 2.2 वोल्ट होगी। इससे किसी एक पावर ट्रांसफर के कलेक्टर के सीरीज में करंट मेजर करने पर यह लगभग 17 मिली एम्पेयर होगा। कुछ लोगों ने यह भी जानना चाहा है कि यह ट्रांजिस्टर बाइसिंग एडजस्टमेंट और टेम्परेचर कंपनसेशन का काम किस तरह करता है। मित्रों, इस ट्रांजिस्टर की बेस और एमिटर के बीच लगे प्रीसेट की वैल्यू जब कम होगी तो कलेक्टर से एमिटर के बीच की दूरी यानी रेजिस्टेंस अधिक होने से कलेक्टर और एमिटर पर वोल्ट अधिक बढ़ेगी, यानी बाइसिंग वोल्टेज बढ़ेगी, जिससे क्विसेंट करंट बढ़ेगा। और प्रीसेट की रेजिस्टेंस अगर अधिक होगी तो कलेक्टर और एमिटर के बीच की दूरी कम होने से बाइसिंग वोल्टेज भी कम होगी और क्विसेंट करंट भी कम होगा। अब टेम्परेचर कंपनसेशन। आप जानते ही हैं कि ट्रांजिस्टर के हीट होने पर उसकी HFE बढ़ती है तो कलेक्टर या एमिटर का करंट भी बढ़ता है और इससे कलेक्टर एमिटर के बीच की रेजिस्टेंस भी कम होगी। अब जैसा ऊपर बताया गया है, कलेक्टर एमिटर के बीच रेजिस्टेंस कम होगी तो उस पर आने वाली वोल्टेज भी कम हो जाएगी, यानी बाइसिंग वोल्टेज भी कम हो जाएगी। तो इस तरह इस ट्रांजिस्टर के हीट होने पर बाइसिंग वोल्टेज थोड़ी कम होगी और ट्रांजिस्टर के सामान्य यानी एम्बिएंट टेम्परेचर पर बाइसिंग वोल्टेज थोड़ी बढ़ी रहेगी। यानी टेम्परेचर कम तो बाइसिंग वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा और टेम्परेचर अधिक तो बाइसिंग वोल्टेज थोड़ी कम। और अब इसके बाद ये पावर स्टेज, जिसमें 4793 और 5200, 1837 और 1943 को करंट एम्पलीफायर के लिए डार्लिंगटन मोड में लगाया गया है। यह पावर स्टेज सिर्फ सिग्नल का करंट ही एम्पलीफाई करती है, सिग्नल की वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं करती। मित्रों, मैंने इसमें 1837 और 4793 ट्रांजिस्टर लगाए हैं। उनकी जगह आप 940-2073 भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल अच्छी क्वालिटी के 940-2073 नहीं मिलते हैं। दूसरे, उनकी HFE में समानता नहीं मिलती। आप अगर मैचिंग पेयर यानी जिनकी HFE समान हो ऐसे ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो सर्किट में स्टेबिलिटी रहेगी। एक बात और, ट्रांजिस्टर आप चाहे 1837, 4793 लगाएं, 940 और 2073 लगाएं या कोई और, उनकी HFE मिनिमम 100 और मैक्सिमम 200 के बीच रहनी चाहिए। यानी अगर 1837 की HFE 100 है तो 4793 की HFE भी 100 के लगभग ही रहनी चाहिए। उनके बीच का अंतर अधिक से अधिक ±5% होगा तो बेहतर रहेगा। यही बात 5200 और 1943 पर भी लागू होती है, बस उनकी HFE की रेंज थोड़ी कम होती है, यानी मिनिमम 80 भी हो सकती है।
अब इसके बाद TL082 के लिए सप्लाई की। इसके लिए ट्रांसफार्मर में कोई अलग से वाइंडिंग नहीं दी गई है, मेन पावर सप्लाई से ही ये दो रेजिस्टेंस और जेनर लगाकर ±12 वोल्ट बनाई गई है। यहाँ एक और बात जानने योग्य है कि ट्रांजिस्टर से एम्प्लीफिकेशन के लिए 3 तरह से ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर किया जाता है इनके उपयोग के हिसाब से, जिन्हें हम कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर कहते हैं। इनके अपने अपने गुण और उपयोग हैं। यहाँ इस चार्ट में तीनों तरह के एम्पलीफायर दिखाए गए हैं। इनको मैंने केवल सिंबॉलिक रूप से ही दिखाया है, बायस और सप्लाई नहीं दिखाई गई है, ताकि स्पष्ट रूप से इनका काम दिखाई दे सके। पहले कॉमन बेस, इसमें बेस को AC सिग्नल के लिए ग्राउंड के पोटेंशियल पर रखा गया है। एमिटर और बेस के बीच सिग्नल दिया जाता है और आउटपुट कलेक्टर और बेस से मिलती है, यानी इसमें बेस कॉमन है। इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जैसे FM और VHF एम्पलीफायर में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। इसका वोल्टेज गेन हाई, करंट गेन लो, पावर गेन भी लो, इनपुट से आउटपुट का फेस रिलेशन 0 डिग्री, इनपुट रेजिस्टेंस लो और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होती है। दूसरा प्रकार है कॉमन कलेक्टर, जिसे हम एमिटर फॉलोवर भी कहते हैं। इसमें इनपुट बेस और एमिटर के बीच दी जाती है और आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के बीच से निकलती है। आप सोच रहे होंगे कि कलेक्टर पर तो सप्लाई है, तो ये कैसे हुआ? AC सिग्नल के लिए कलेक्टर भी ग्राउंड के पोटेंशियल पर ही है, फिर चाहे उस पर पॉजिटिव सप्लाई हो या नेगेटिव सप्लाई, AC के लिए वह ग्राउंड ही है। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए कलेक्टर कॉमन हुआ। इसका वोल्टेज गेन यूनिटी, करंट गेन हाई, पावर गेन मीडियम, फेज शिफ्ट 0, इनपुट रेजिस्टेंस हाई और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होती है। यहाँ इस एम्पलीफायर की पावर स्टेज में लगे ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर मोड में ही लगे हैं। अब तीसरा प्रकार है कॉमन एमिटर, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें इनपुट बेस और एमिटर के बीच दी जाती है और आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के बीच से मिलती है। इसका वोल्टेज गेन मीडियम, करंट गेन भी मीडियम, पावर गेन हाई, फेज शिफ्ट 180 डिग्री और इनपुट रेजिस्टेंस मीडियम व आउटपुट रेजिस्टेंस भी मीडियम होती है। इसका उपयोग क्लास A एम्पलीफायर के रूप में होता है। यहाँ इस एम्पलीफायर में भी इसका उपयोग किया गया है। पहले बनाए गए एक बेस टेबल सर्किट, जिसका नंबर DB129B है, इसके कंपोनेंट्स में थोड़ा बदलाव करके इस एम्पलीफायर के लिए इसको तैयार किया गया है। उसे भी यहाँ दिया गया है, जिसे आप इस एम्पलीफायर के साथ यूज़ कर सकते हैं। और यह है इस एम्पलीफायर का प्रोटोटाइप बोर्ड। इसमें मैंने दोनों तरह के ट्रांजिस्टर लगाए हैं, यह देखने के लिए कि इनसे एम्पलीफायर के रिस्पॉन्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, केवल आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने 940-2073 और 1837-4793 के बारे में बताई है। फाइनल PCB डिज़ाइन में कुछ बदलाव किया गया है। अब इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। इसमें मैंने पावर सप्लाई, इनपुट सिग्नल, आउटपुट पर डमी लोड और ओसिलोस्कोप व DB मीटर आदि जोड़ दिए हैं। सबसे पहले इसका क्विसेंट करंट एडजस्ट करना होगा। थोड़े इनपुट सिग्नल पर यहाँ ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन दिखाई दे रहा है। अब प्रीसेट से इसका बायसिंग करंट एडजस्ट करते हैं, जिससे इसका क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन दूर हो सके। इसका क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन अब दूर हो गया है। BD139 के कलेक्टर से एमिटर पर अब बायसिंग वोल्टेज 2.2 वोल्ट है। अब 4 ओम वाले वर्जन की आउटपुट व रिस्पॉन्स देखते हैं। 400 मिलीवोल्ट साइन वेव का सिग्नल देकर इसके आउटपुट पर यहाँ ये 20 वोल्ट RMS आ रहे हैं, यानी इसके आउटपुट 4 ओम पर 100 वाट है। यह 1 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव पर इसकी आउटपुट वेव फॉर्म है।
अब इसकी फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे। 400 मिलीवोल्ट साइन वेव 400 मिलीवोल्ट 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव का सिग्नल देकर डीबी मीटर को 0 dB के लिए कैलिब्रेट कर लिया गया है। यह है 10 हर्ट्ज पर इसकी वेव फॉर्म और इसका गेन आया है -1.7। 20 हर्ट्ज पर -0.6, 50 हर्ट्ज पर 0, 100 हर्ट्ज पर भी 0, 300 हर्ट्ज पर 0, 1 किलो हर्ट्ज पर 0, 3 किलो हर्ट्ज, 6 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज पर भी यह 0 ही है। 15 किलो हर्ट्ज पर यह है -0.1, 20 किलो हर्ट्ज पर यह है -0.7 और 30 किलो हर्ट्ज पर यह है -1.8 dB है, जो यहाँ इस फ्लैट फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में भी दिखाया गया है। अब 8 ओम वाले वर्जन का रेस्पॉन्स देखते हैं। यह है 100 वाट 8 ओम की आउटपुट 550 मिलीवोल्ट साइन वेव के इनपुट पर आउटपुट वोल्टेज 28.28 वोल्ट से थोड़ी सी अधिक है। इसके क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पहले से ही एडजस्ट कर चुके हैं। और अब 8 ओम वाले वर्जन की रेस्पॉन्स देखते हैं। यह 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव पर इसकी वेव फॉर्म है। अब इसके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखते हैं। यह है 10 हर्ट्ज पर इसके रेस्पॉन्स, जो 4 ओम के समान ही -1.7 dB है। 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक यह भी पहले के ही समान फ्लैट है। आपके लिए इसको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, यह पहले के समान ही फ्लैट है। इस चार्ट में 4 ओम और 8 ओम के लिए जो बदलाव किए गए हैं उन्हें दिखाया गया है। R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू 4 ओम के लिए 10 के और 8 ओम के लिए 12 के है। R5 और 6 4 ओम के लिए 1 के 2 आधा वाट और 8 ओम के लिए 1 के 8 आधा वाट है। C1, C2 4 ओम में 15,000 mAh 50 वोल्ट और 8 ओम में 10,000 mAh 63 वोल्ट होगा। इनपुट सेंसिटिविटी 4 ओम के लिए 400 मिलीवोल्ट और 8 ओम के लिए 550 मिलीवोल्ट है। 100 वाट RMS के लिए 4 ओम पर RMS आउटपुट 20 वोल्ट और 8 ओम पर 28.28 वोल्ट है। 100 + 100 वाट 4 ओम के लिए ±35 वोल्ट DC 4.22 एम्पियर की सप्लाई चाहिए और 100 + 100 वाट 8 ओम के लिए ±46.5 वोल्ट DC 3.06 एम्पियर की DC सप्लाई चाहिए। 4 ओम के एम्पलीफायर के लिए 27.50 27.5 7 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होगा और 8 ओम के लिए 35.50 35.5 5.5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए। और अब अंत में यह है इसके बेस टेबल कंट्रोल के PCB और यह है इस एम्पलीफायर के लिए फाइनल PCB का डिज़ाइन और यह है पूरे एम्पलीफायर का वायरिंग डायग्राम। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।